तो गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम देखते हैं, आज हम यूपी बोर्ड को सिलेबस पर हम डिस्कशन कर चुके हैं। सिलेबस में क्या क्या है, पाठ्यक्रम में क्या क्या है। हम क्लास 10th की हिंदी में क्या क्या है सिलेबस में को अच्छे से देख लिए। पद्य में क्या है, गद्य में क्या है, खंडकाव्य में जिस जिले मतलब जो जिस जिले में है उसी के हिसाब से खंडकाव्य भी पढ़ना है। और खंडकाव्य में क्या पूछा जाएगा, चरित्र चित्रा पूछा जाएगा, कथा वस्तु क्या है, वो सब बता चुके कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, पाठ्यक्रम कैसा है और उस प्रकार के उसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, कितने प्रकार के आते हैं। हमारा पूरा पेपर 70 नंबर का होता है, 30 नंबर प्रैक्टिकल का होता है। ठीक, तो हम बताए थे कि आगे हम शुरू करेंगे गद्य साहित्य का विकास। तो उससे गद्य साहित्य का विकास जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा क्या, देखो क्या पढ़ाएंगे हम, गद्य साहित्य का विकास। गद्य साहित्य का विकास, इसमें हमें क्या पढ़ना है कि पाठ्यक्रम में क्या है, एक है क्या शुक्ल युग, दूसरा क्या है शुक्लोत्तर युग। शुक्लोत्तर युग मतलब शुक्ल के बाद जो युग आता है उसे क्या बोलेंगे, शुक्लोत्तर युग। पर गद्य साहित्य का विकास जानने से पहले हमें समझना पड़ेगा गद्य क्या है। ठीक, तो पहले देखो गद्य क्या है। गद्य क्या है, हमारा छंद, लय, ताल, तुकबंदी से मुक्त या बिना या रहित और विचारपूर्ण वाक्यबद्ध लेख को क्या कहते हैं, गद्य। ठीक, छंद, लय, ताल, तुकबंदी से मुक्त रचना। मुक्त मतलब उसमें न छंद हो, न ताल हो, न लय हो, न तुक हो, तो उससे जो मुक्त रचना उसे क्या बोलेंगे हम, वे विचारपूर्ण, वो क्या बोलेंगे उसे गद्य बोलेंगे। कोई एक विचार हो उसमें, वाक्यबद्ध हो, एक वाक्य जुड़ने के बाद दूसरा वाक्य, दूसरे वाक्य के बाद तीसरा वाक्य हो, तो एक वाक्य जो पहला वाक्य है वह दूसरे पर क्या हो, डिपेंड हो। मतलब जो पहला वाक्य है दूसरे पर डिपेंड हो, दूसरा वाक्य जो पहले पर डिपेंड हो, तीसरा वाक्य दूसरे पर डिपेंड हो, तो एक दूसरे जो जुड़ा हुआ वाक्य है उसे क्या बोलेंगे हम, कि हम उसे बोलेंगे गद्य। पद्य में क्या होता है, पद्य में क्या होता है, पद्य में छंद भी होता है, ताल भी होता है, तुक भी होता है, लय भी होता है। ठीक, इसमें लय नहीं होता। देखो लय बोलते हैं, लय किसे कहते हैं, जैसे किसी कविता को ले लो, कविता पद्य है ना, कविता हमारा क्या है, पद्य। कैसे लिखा जाता है, जैसे मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, रानी है पानी है। ठीक, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, जाएगी मर जाएगी, ये क्या है, जोड़ रहा है ना दूसरे शब्दों को। जैसे मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, रानी पानी को देखो लास्ट वाला शब्द नी जुड़ा है ना, तो नी जो जुड़े वो क्या है, उसका लय है। ठीक, और क्या कहते हैं, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, तो हाथ लगाने से डर जाती है, बाहर निकालने से मर जाती है। जाएगी आ रहा है ना, ये सब क्या है, इसमें जो लय है वो क्या है, वो पद्य की संरचना है। गद्य में लय नहीं होता। जैसे हम कहते हैं ना कि एक गांव में एक राजा था, राजा का एक महल था, महल में कई सारे नौकर थे, नौकरों कोई खाना बनाता था, कोई बगीचे की साफ सफाई करता था, कोई महल की साफ सफाई करता था। तो ये सब एक कहानी के माध्यम बता रहे। ठीक, तो जो चीज़ हम कहानी के माध्यम से बोले, कहानी एक वाक्य में लिखा रहे, उसे क्या बोलेंगे हम, गद्य। उसे क्या बोलते हैं, गद्य। तो गद्य क्या है, गद्य हमारा क्या है, इस कैसे बना हमारा, गद धातु, गद धातु। देखो कैसे होता है, गद धन यत, यत मीन्स क्या होता है, जोड़ना। तो गद्य मतलब क्या होता है, गद्य धातु से बना है, और यद मीन्स जोड़ना। किसी चीज़ को जोड़ते नहीं, कहानियों को एक वाक्य के दूसरे वाक्य को तीसरे वाक्य जोड़ना। जोड़ना मतलब क्या करना है, वाक्य को
को जोड़ना, वाक्य को क्या जोड़ना, उसे क्या कहते हैं गद्य। तो गद्य क्या है, छंद लय तुकबंदी, छंद लय ताल छंद तुकबंदी और वाक्यपूर्ण वाक्यबद्ध रचना को ही क्या बोलते हैं हम गद्य बोलते हैं। गद्य में पद्य की तरह लय नहीं होता, पद्य की तरह तुकबंदी नहीं होती। ठीक है, अब हम देखते हैं इसी पद्य में देख लेते हैं पद्य में, तो फिर उसके बाद गद्य और पद्य में अंतर क्या है। ठीक, उसके बाद देखेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास शुरू कैसे हुआ, उसमें शुक्ल युग देख लेंगे, शुक्लोत्तर युग देख लेंगे। अब हम आगे देखते हैं क्या पद्य। पद्य किसे कहते हैं, छंद लय ताल तुकबंदी से युक्त, तुकबंदी से युक्त रचना को क्या कहते हैं पद्य, पद्य कहते हैं। देखो जब पद्य में कोई चीज़ लिखा जाता है उसे क्या बोलते हैं, उसे रचना बोलते हैं, और जब गद्य में लिखा जाता है उसे क्या बोलते हैं लेख। तो इसलिए गद्य जो भी लेखक गद्य लिखता है उसको क्या बोलते हैं लेखक, और जो क्या कहते हैं जो पद्य की रचना बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं कवि। और कोई स्त्री जब लिखती है, मतलब कोई महिलाएं क्या करती है जब कभी कविता को लिखती है, कोई भी मेल फीमेल जब लिखती है उसको क्या बोलते हैं हम कवित्री। ठीक, यहाँ पे लेखिका, यहाँ पे लेखक, वहाँ पे कवि या कवित्री। ठीक ठीक, तो युक्त देखो छंद लय ताल से मुक्त रचना को गद्य बोलेंगे, छंद लय ताल तुकबंदी से युक्त रचना को क्या बोलेंगे हम पद्य। ठीक, अब हम देखते हैं गद्य और पद्य में अंतर। गद्य और पद्य में अंतर। तो गद्य में क्या होता है हमारा, देखो इसको दो पार्ट में कर लो ऐसे। एक क्या है, एक नंबर एक, ये क्या होता है हमारा विचारपूर्ण, इसमें क्या होता है भावपूर्ण। ठीक, भावपूर्ण विचारपूर्ण, जैसे बताया ना कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। ये क्या हमारा उसमें भावना है ना कि मछली जल में ही रहती है, उसको बाहर निकालेंगे तो क्या कहते हैं उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक, और अगर हम इसे गद्य में लिख कैसे लिखेंगे, एक तालाब में एक मछली रहती थी, मछली को पानी बहुत प्रिय था, जब उसको हम पानी से बाहर निकाल देते थे तो क्या होता था मछली तड़प तड़प कर मर जाती थी। क्या उसको हम एक कहानी के रूप में बना दिए ना, विचार है कि नहीं कि उसमें एक दूसरा शब्द दूसरी लाइन पहली लाइन से जुड़ी है, तीसरी लाइन दूसरी लाइन से जुड़ी है, तो एक लाइन मतलब विचारपूर्ण के हिसाब से उसको हम कहानी के रूप में बना दिए। तो क्या हमारा गद्य हमारा विचारपूर्ण है और पद्य हमारा क्या है भावपूर्ण है। और इसमें क्या होता है नंबर 2 में सामान्य शब्द प्रयोग, सामान्य शब्द प्रयोग। इसमें क्या होता है विशिष्ट शब्द, विशिष्ट शब्द का प्रयोग। और इसमें क्या होता है, इसमें कल्पना कम, इसमें क्या होता है कल्पना ज़्यादा। ठीक, ये क्या है हमारा वस्तुनिष्ठ, ये क्या है हमारा आत्मनिष्ठ। अब वस्तुनिष्ठ किसे कहते हैं, जो लाइन जो कभी मतलब कहानी में जो लिखा गया है हम उसी के हिसाब से उसको समझते हैं। आत्मनिष्ठ से मतलब क्या होता है कि कहानी को जो जैसे कविता को पढ़ेगा वह उसे अपने हिसाब से उसकी समझ रखेगा। तो आत्मनिष्ठ मतलब क्या होता है कि अपने हिसाब से समझना, और वस्तुनिष्ठ मतलब जो लिखा है उसी के हिसाब से उसको पढ़ना। ठीक ठीक, और देखो गद्य में होता है कि छंद लय ताल तुकबंदी से युक्त मतलब मुक्त रचना, और इसमें युक्त रचना। तो गद्य क्या है पद्य क्या है, गद्य और पद्य में अंतर क्या है। गद्य मतलब किसी विचार को प्रकट करना, उसे गद्य मतलब किसी छोटे से कहानी को बढ़ा चढ़ा के कहना, और पद्य क्या करता है छोटी सी देखो मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, 4 लाइन में मछली के बारे में पूरा डिटेल बता दिया है, 4 ही लाइन में बताया है ना,
उस तब क्या होता है, पद्य हमारा छोटा होता है। पद्य इसमें मान सकते हो, पद्य हमारा छोटा और गद्य हमारा क्या होता है, बड़ा। बड़ा किस सेंस में, बड़े बड़े हम किसी भी कहानी को देखते हैं ना, कम से कम 2 या 3 पेज का होता है। और कोई कविता एक ही पेज में होती है लेकिन पूरी कहानी बता देती है, नहीं है? कैसे, चंदा मामा दूर के, पुए पकाए पूर के, आप खाए थाली में, मुन्नी को दे प्याली में। पर 4 लाइन में हो गया ना। इसका मतलब क्या है, मुन्नी को खीर चाहिए तो उसे 4 लाइन में हम क्या बता दें, 4 लाइन में बता दें कि मुन्नी को कैसे खीर चाहिए। कौन ला के देगा, चंदा मामा ला के दे। कहानी के माध्यम बताया गया है, चंदा मामा दूर के, पुए पकाए पूर के, आप खाए थाली में, मुन्नी को दे प्याली में। लाइन में हम पूरे चंद्रमा में बच्चे के भावना को अच्छे से व्यक्त कर दिए। और कहानी में हम क्या करते हैं, किसी कहानी को बढ़ा चढ़ा के 2-3 पेज में बड़ा कर देते हैं। तो गद्य को हम बड़ा कर देते हैं, बड़ा के मतलब कहानी को बड़ा करके लिखते लिखते उसको बड़ा कर देंगे। और पद्य को 4 ही लाइन में हम उसकी पूरी कहानी को सिमट देते हैं। तो गद्य क्या होता है, हमारा विस्तार ज़्यादा होता है इसमें, और इसमें क्या होता है, ये छोटा होता है। ठीक, तो गद्य क्या है, पद्य क्या है, गद्य और पद्य में अंतर क्या है। अब हम शुरू करते हैं हिंदी साहित्य का विकास कैसे हुआ। एक शब्द और देख लो, भाषा किसे कहते हैं। भाषा किसे कहते हैं, देखो जो बोल रहे हैं, हम हिंदी बोल रहे हैं, कोई मराठी बोलता है, कोई गुजराती बोलता है, कोई तमिल बोलता है, कोई उर्दू बोलता है, कैसे बोलते हैं, क्या उनकी भाषा है ना। भाषा क्यों है, क्यों, क्या कहते हैं, हम अपने विचारों को दूसरों को देते हैं और दूसरों के विचारों को स्वयं लेते हैं। तो अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करना, दूसरों के विचारों को समझना ही क्या है, हमारा भाषा। ठीक, इसे क्या बोलते, भाषा है ना कि हम पढ़ा रहे हैं, तुम लोग समझ रहे हो, तुम लोग कोई डाउट होगा तो कमेंट में पूछोगे। तो क्या होता है, संचार माध्यम है कि नहीं है। अगर हम नहीं, क्या कहते हैं, अगर तुम्हें हिंदी समझ में आती है या इंग्लिश में समझ में आती है, तो अगर हम हिंदी और इंग्लिश में बोलेंगे तुम्हें समझ में आएगा। अगर क्या करें, अगर तुम्हें मराठी समझ में नहीं आती और मैं मराठी में बोलूँ, तुम्हें समझ में आएगा, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तो क्या कहते हैं, अगर भाषा में क्या कहते हैं, भाषा यही है कि हम अपने विचारों को दूसरों को देते हैं, दूसरों के विचारों को हम ग्रहण करते हैं। तो मतलब ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे के विचारों को क्या करना, भाषा के माध्यम से समझना। ठीक, ये भाषा क्या है, हमारा एक समझने का माध्यम है। देखो, विचारों को समझने का माध्यम है। अगर किसी को अगर किसी को इंग्लिश आती है, ठीक, अगर उसको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश आती है और किसी को सिर्फ और सिर्फ हिंदी आती है, तो अगर किसी को पानी पीना है, वह क्या कहेगा, जो जिसको हिंदी पता है वो क्या कहेगा, मुझे पानी चाहिए। जिसको इंग्लिश पता है उससे क्या चाहिए, वाटर चाहिए। तो क्या कहेगा, अगर सामने वाला उसकी बात को नहीं समझ में आ रहा है कि अगर वाटर मीन्स क्या होता है, पानी होता है, अगर वाटर मीन्स पानी उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या करेगा, वह उसको पानी देगा ही नहीं। और ठीक, अगर वह पानी मांग रहा है, अगर सामने वाले को पानी नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको पानी नहीं देगा। तो क्या करें, अगर दोनों लोग एक दूसरे की भाषा को समझते हैं और अपने विचार को प्रकट करते हैं, तब जाके हम उसे क्या कहते हैं, उसकी भी भाषा का माध्यम कहते हैं। ठीक, अपने भाषा को, अपने विचार को दूसरों को देना और दूसरों के विचार को ग्रहण करना ही क्या है, हमारा भाषा। ठीक, मैं हिंदी गद्य साहित्य में जितना पढ़ा दे रही हूँ, सिर्फ तुम लोग इतना ही पढ़ लोगे, तुम्हें 5 नंबर, कितना नंबर का आता है, लगभग 5 नंबर का, 5 नंबर कितने आते हैं, 5 नंबर का आता है। तुम इसे अगर इतना ही पढ़ लोगे, तुम्हें अच्छे से अपनी कॉपी में लिख सकते हो। इसमें से नंबर 1 क्या देखते हैं, एक गद्य क्या है हमारा, विचार प्रधान। कब इसकी शुरुआत कब हुई, लगभग इसकी शुरुआत हुई 19वीं सदी में। ठीक, 19वीं सदी में ही क्यों हुई। ठीक, कभी सोचो कि 19वीं सदी में ही क्यों हुई, 18वीं 17वीं शताब्दी में हो सकती थी और 17वीं शताब्दी में हो सकती है। सदी है, सदी मतलब शताब्दी। 18वीं शताब्दी में हो सकती थी, 19वीं शताब्दी में, मतलब 19वीं शताब्दी में क्यों हुई, क्योंकि क्या होता है, इसी समय प्रिंटिंग प्रेस आया। और प्रिंटिंग प्रेस में क्या होता है कि गद्य है, पद्य को तो चलो हम शार्ट में करके लिख देंगे, छोटा छोटा करके लिख देंगे, लोग अपने भाव के हिसाब से उसको समझ लेंगे। पर गद्य को क्या करें, गद्य को बड़े बड़े पैराग्राफ में लिखना है, बड़े बड़े पेजों में लिखना है, बड़े बड़े किताबों में लिखना है, उसको कैसे लिखेंगे, उसको लिखने की क्या चाहिए, उसको लिखनी चाहिए, उसकी क्या चाहिए, उसकी छपाई चाहिए। तब क्या होता, 19वीं शताब्दी में क्या हुआ, क्या आया, प्रिंटिंग
प्रिंटिंग प्रेस। इसी प्रिंटिंग प्रेस की वजह से क्या हुआ हमारा गद्य का क्या हुआ गद्य का विकास। ठीक, 19वीं सदी में हुआ गद्य का विकास। पर अब हम देखते हैं कि हमारा जो है कि उसके 17वीं शताब्दी में कैसे कौन कौन से लोग क्या क्या लिख रहे थे। ठीक, देखो 17वीं शताब्दी में क्या लिखे, हिंदी में लिखे क्या लेखक कौन थे, गोस्वामी विठलनाथ। इनका क्या था, श्रृंगार रस मंडल। और दूसरे पे क्या थे, क्या है, 84 वैष्णव की यात्रा। 84 वैष्णव की यात्रा। और क्या लिखे हैं, 200 वैष्णव की यात्रा। और नाभादास ने क्या लिखा है, अष्टयाम। ठीक ठीक, तो देखो 17वीं शताब्दी में अगर तुम्हें इन 3 लेखकों के नाम पता है, तुम्हें जब बहुविकल्पी में 10 क्वेश्चन आते हैं वो क्या करोगे तुम लोग, उसमें से तुम्हें एक ना एक क्वेश्चन इससे मिल जाएगी कि गोकुलदास ने क्या क्या लिखा, 84 वैष्णव यात्रा की लेखक कौन है, 200 वैष्णव यात्रा की लेखक कौन है, और श्रृंगार रस मंडल के लेखक कौन है, नहीं पता गोस्वामी विठलनाथ के एक रचना के नाम लिखिए। तो क्या करो तुम लोग इसे 17 अगर 3 लेखक के नाम तुम्हें याद है अच्छे से, तुम क्या करो ऑप्शन को अच्छे से टिक कर दोगे। ठीक, अब हमें देखते हैं कि 19वीं सदी में खड़ी बोली में कौन कौन लेखक थे। अब देखो 19वीं सदी में क्या हुआ हमारा, खड़ी बोली का विकास। कौन कौन से हैं, इसमें से 6 याद कर लो नंबर, 1 2 3 4 5 6। 6 पे नंबर 1 पे क्या लिखूँ, कवि गंग थे ना, कवि गंग। चंद छंद की महिमा। ठीक, छंद की महिमा, अगर तुम्हें चंद याद है और गंग याद है तो तुम अंदाज़ा लगा लोगे कि छंद क्या था, गंग ने छंद की लिखा था। वो क्या करा, छंद याद कर लो या चंद याद कर लो। तो इतना बड़ा नाम याद अगर नहीं याद हो रहा है तो चंद छंद की महिमा, तो क्या करो गंग याद कर लो, एक छंद याद कर लो, तो पता चल जाएगा कि गंग ने क्या लिखा है, छंद गंध की मतलब चंद छंद की महिमा। ठीक, और दूसरा एक इन्होंने क्या लिखा है, योग वशिष्ठ। ठीक, राम प्रसाद निरंजनी कृत ने क्या लिखा है, योग वशिष्ठ। और दूसरा क्या है, रानी केतकी की कहानी। और नंबर 4 पे कौन लिखे थे, सदा सुख लाल। इन्होंने क्या लिखा है, सुख सागर। देखो इसे मैं पढ़ा दे रही हूँ, तुम 2-3 बार इसको अच्छे से देखते रहना, सुनते रहना, ऐसे मोबाइल चला के इसको सुनते रहना, आराम से सुनते भी रहोगे तुम्हें अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक, और क्या करना है, लल्लू लाल ने क्या लिखा है, प्रेम सागर। नाम है इनका क्या, लल्लू लाल, पर लिखे क्या है, प्रेम सागर। और दूसरा सदल मिश्र ने क्या लिखा है, नासिकेतोपाख्यान। उसको
नासिके तो पाख्यान। ठीक, इसलिए अगर इसमें से 3 याद कर लो, इसमें से 6 लगभग तुम्हें बहुविकल्पी में 2 या 3 क्वेश्चन आराम से अच्छे से मिल जाएगा। ठीक, एक इसी में क्या है, इसी के 19वीं सदी के लास्ट में कौन मिला है, इसी खड़ी बोली में हमें क्या मिल जाएंगे, राजा शिव प्रसाद सितारे। और इसी में एक लोग और हैं, राजा लक्ष्मण सिंह करते थे। ये कौन, अरबी फारसी भाषा क्या जानकार। यह कौन थे, राजा लक्ष्मण सिंह कैसे थे, या क्या थे, संस्कृत के जानकार। ठीक, यह था हमारा 19वीं सदी में। ठीक, इसी में अब हम आगे देखते हैं कि भारतेंदु युग, फिर द्विवेदी युग, उसके बाद शुक्ल युग को हम थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा सिलेबस में ही क्या है, हमारे शुक्ल युग क्या है। ठीक, और उसके बाद शुक्लोत्तर युग। ठीक, तीसरे नंबर पर देखते हैं हमारा भारतेंदु युग। नंबर 3 क्या है हमारा, भारतेंदु युग। भारतेंदु युग के बारे में पढ़ना नहीं, इस 10 में मतलब पाठ्यक्रम में ज़्यादा है नहीं, तो क्या करो, एक दो कवि के बारे में जानो और जान के इसको थोड़ा कम जानो, क्योंकि क्या कहते हैं, ज़्यादा जानोगे तो भार बढ़ जाएगा, इसलिए क्या करते हैं, कम जानो, ताकि क्या शुक्ल युग के जो अन्य कवि हैं उनके बारे में हम अच्छे से समझ सकें। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी हमारा, 1850 से कब तक, 1800। इसके प्रमुख कवि कहाँ हैं, प्रमुख कवि में कौन कौन है, भारतेंदु, कौन, भारतेंदु हरिश्चंद्र। नंबर 2 पे प्रेमचंद प्रताप नारायण मिश्र। भारतेंदु युग की शुरुआत कब हुई थी, 1850 से 1885। प्रमुख लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र और प्रताप नारायण मिश्र। अब हम देखते हैं नंबर 4 पे। नंबर 4 पे क्या है हमारा, द्विवेदी युग। देखो, अगर पेपर में पूछे कि हिंदी गद्य साहित्य का विकास कब कब हुआ, तो ऐसे जो मैं बताई नहीं कि 17वीं शताब्दी में इतने लेखक थे, अगर 17वीं शताब्दी में एक लेखक के नाम लिख दोगे, खड़ी बोली में 2 लेखक के नाम लिख दोगे, मतलब भारतेंदु युग की शुरुआत कब हुई थी इसको लिख दोगे, द्विवेदी युग की शुरुआत कब हुई, जब पूरा सभी युग के बारे में अच्छे से लिख दोगे तो एग्जामिनर क्या सोचेगा कि बच्चे को सब आता है। ठीक, बस उससे क्या हुआ कि टाइम की कम की वजह से वह क्या कहता है, मेन बातों को लिखकर आगे बढ़ गया है। तब क्या, अगर 5 नंबर का है तो हमें कम से कम 4.5 नंबर इसमें अच्छे से मिल जाएगा। अगर 4 ही नंबर मिल गया तो बहुत बड़ी बात है। ठीक, अगर अच्छे से नहीं लिखोगे तो एग्जामिनर 2 नंबर देकर आगे बढ़ जाएगा। ठीक, और तुम्हें 2 नंबर से क्या हो जाएगा, तो तुम्हारा परसेंटेज गिर जाएगा। ठीक, अब देखते हैं द्विवेदी युग। इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1885 से कब, 1916। इसके प्रमुख कवि कौन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक, इनका सबसे बड़ा योगदान, ये क्या करें, ये क्या किए, हिंदी भाषा को क्या किए, बढ़ावा। इन्होंने क्या किए, सरस्वती पत्रिका का क्या किए, प्रकाशन। इन्होंने क्या किया, सरस्वती पत्रिका का क्या किया, प्रकाशन। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस ये है कि यह क्या, कि हिंदी भाषा को क्या कहते थे, परिमार्जित करना चाहते थे, हिंदी क्या करे लोग शुद्ध बोले। ठीक, तो इसी जो हिंदी भाषा के बढ़ावा में कौन इनका ये सबसे बड़ा योगदान है। अब हम आगे देखते हैं जो हमारा पाठ्यक्रम में नंबर 1, शुक्ल युग। शुक्ल युग 1916 से कब, 1938 तक। ठीक, इसी में क्या हुआ हमारा,
जलियांवाला बाग हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। ठीक, इसी के समय हुआ था जब शुक्ल युग की शुरुआत चल रही थी। तो इसी में क्या हुआ हमारा जलियांवाला बाग 1919 में हुआ था। ठीक, पर इसमें शुक्ल युग की विशेषता क्या है? इसकी विशेषता क्या है? इसमें क्या हुआ? विचार प्रधान, इसमें क्या हुआ? अनुभूति सघनता, महत्व, क्या कि भावना को महत्व, कहानी। ठीक, तो विचार प्रधान, इसमें क्या विचार प्रधान कहानियाँ लिखी गई। अनुभूति, जो लोग क्या कहते हैं, जो लोग जैसा अनुभव करते थे उसके आधार पर लिखे कहानी। भावनाओं को महत्व दिए। ठीक, जिसके पास कोई किसी के पास दुख की भावना है, किसी के पास खुशी की भावना है, तो भावनाओं को महत्व दिए। कल्पना युक्त कहानियों को लिखे। ठीक, इसमें प्रमुख कवि कौन से हैं? कौन है हमारे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कौन थे हमारे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने क्या लिखा है? चिंतामणि। चिंतामणि। ठीक, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या लिखा? चिंतामणि। क्या है इनका? निबंध। ठीक, और नंबर 2 पे कौन है हमारे? प्रेमचंद। प्रेमचंद ने क्या लिखा है? गोदान। और कौन कौन? गबन। और नंबर 3 पे कौन है हमारे? नाटक। नाटककार। नाटककार में कौन? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद ने क्या लिखा है? स्कंदगुप्त। और चंद्रगुप्त। लोग हैं। इसी में एक निबंधकार कौन है हमारे? गुलाब राय। गुलाब राय ने क्या लिखा है? ए ठलुआ क्लब। तो ये सब रचनाएं, देखो रचनाएं पैसे लिख दो। देखो, अगर हमें शुक्ल युग पढ़ना है तो क्या करेंगे? हमें किसी निबंध के बारे में, नाटक हो गया, 2 लेखक को पता होना चाहिए। अगर निबंधकार में देखो, एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि हो गया, दूसरा गुलाब राय का ठलुआ क्लब हो गया। तो 2 निबंध याद हो चुका है। 2 कवि के नाम, 2 कवि याद हो चुके हैं, 2 निबंध। तो 2 चीज़ों को याद कर। नाटककार हैं तो 2 लोगों को याद कर लेना। ऐसे हम बता दीजिए नाटककार क्या है हमारे? जयशंकर प्रसाद। उनका क्या था? एक स्कंदगुप्त, दूसरा चंद्रगुप्त। और प्रेमचंद गोदान और गबन लिखे। एकांकी में, एकांकी क्या होता है? एकांकी जानता, अभी हम गद्य की विधाएं में पढ़ते हैं कि एक गद्य विधाएं क्या क्या होता है, रिपोर्टाज किसे कहते हैं, संस्मरण किसे कहते हैं, उसको देखेंगे। पहले इसमें एकांकी देखो। एकांकी क्या कहेंगे? इसमें एक अंक, किसी विशेष घटना के एक अंक के बारे में ही लिखा जाता है। किसी विशेष घटना, किसी, देखो महाकाव्य बताया था कि महाकाव्य में पूरे शुरू से लेकर अंत तक कैसे कैसे कब कब क्या क्या हुआ उसको लिखा जाएगा। खंड काव्य में उसके छोटे से भाग को लेकर लिखा जाएगा। एकांकी में क्या होता है कि किसी भी बड़ी से बड़ी घटनाओं को उसको छोटे से भाग में, छोटे से भाग को क्या करते हैं? उसको लिखा जाता है। तो एकांकी में सबसे प्रसिद्ध कौन है हमारे? राम कुमार वर्मा। सबसे प्रसिद्ध कौन है हमारे? राम कुमार वर्मा। छायावादी के 4 कवि इसी युग में हैं। नंबर 1 महादेवी वर्मा। नंबर 2 पे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला।
और नंबर 3 वे क्या है हमारे, सुमित्रा नंदन। और नंबर 4 पे हमारे जयशंकर। छायावाद के जो कवि हैं इसे शुक्ल युग के ही हैं। ठीक, महादेवी वर्मा हो गई, चाहे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, जिनका यही नाटक है स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त। उन्हीं की एक रचना है कामायनी। ठीक, इन्हीं की रचना क्या है, कामायनी। पंत की रचना क्या है, पल्लव। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला क्या है, राम की शक्ति पूजा। निहार, नीरजा, क्या इन्हीं की रचना है। ठीक, अगर तुम्हें शुक्ल युग के बारे में अगर इतना पता है, तुम क्या करोगे, एक अच्छा उत्तर लगभग 2 पेज का अच्छे से लिख सकते हो। तो क्या बस हमें इतना ही याद करना है, तुम लोग इतना ही अगर अच्छे से याद कर लोगे, तुम्हें इसके अलावा कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो क्या करने, यह था हमारा शुक्ल युग। शुरू कब हुआ, 1919 से लेकर 1938। इसी को छायावादी युग कहते हैं। इसी में क्या कहते हैं, जलियांवाला हत्याकांड भी इसी में हुआ था, 13 अप्रैल 1919। इसमें प्रमुख नाटककार कौन है, जैसे जयशंकर प्रसाद। इसी में प्रेमचंद है, प्रेमचंद ने क्या क्या लिखा, गोदान लिखा, गबन लिखा। प्रमुख निबंधकार में हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी हैं, ठीक, जो लिखे चिंतामणि लिखे, गुलाब राय ठलुआ क्लब ने लिखे। और क्या कहते हैं, एकांकी में बता ही चुके हैं, राम कुमार वर्मा। प्रसिद्ध छायावादी कवि में महादेवी वर्मा, पंत, निराला और क्या, जयशंकर प्रसाद। ठीक, तो यह था हमारा शुक्ल युग। कैसे, अब हम देखते हैं शुक्ल युग युग की क्या क्या विशेषता में क्या था हमारा, विचार प्रधान, अनुभूति प्रधान और क्या, भावना को महत्व देना, कल्पना युक्त कहानियाँ लिखना, ऐसी क्या थी विशेषताएं। ठीक, तो शुक्ल युग की यह है विशेषताएं। अब हम आगे देखते हैं शुक्ल युग की विशेषता। शुक्लोत्तर युग, शुक्ल मतलब शुक्ल युग मतलब शुक्ल के बाद वाला युग। शुक्लोत्तर मतलब शुक्ल युग के बाद वाला युग। कब से कब हुआ, 1936 के बाद। ठीक, इसी 1936 के बाद क्या हुआ, हमारा शुक्ल युग की शुरुआत हो गई। शुक्लोत्तर युग की इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता क्या है, जहाँ पर हमारा शुक्ल युग किस पे ध्यान देता है, कल्पना पर ध्यान देता है। यहाँ पे क्या, यथार्थ पर। यथार्थ मतलब क्या है, वास्तविक अनुभव पर, वास्तविक किस पे, जीवन के अनुभव पर लेखन, उसे क्या बोलेंगे, वास्तविक जो जीवन में जैसा है ऐसे। तो जैसे कोई फर्श पर गिर रहा है, अब यह नहीं कि कोई सुपरमैन आके उसको रोक लेगा, ऐसा नहीं कि अचानक कोई उड़ कर आए कि उसको रोक ले। अगर कोई बाई चांस गिर रहा है तो क्या हो जाएगा, वह गिर जाएगा, उसको कोई ऊपर से बचाने वाला नहीं आएगा। यथार्थ मतलब जो जैसा है उसको वैसे ही दिखाना। तो यथार्थ मतलब क्या होता है, वास्तविक जीवन के अनुभव को ही लिखना, कल्पना में नहीं जीना। यहाँ पे कल्पना का महत्व नहीं है, शुक्ल युग में था कल्पना का महत्व। तभी छायावादी युग मतलब जो छायावादी युग के लेखक थे वो क्या कहते, कल्पना को ज़्यादा महत्व देते थे। ठीक, पर यहाँ पे यथार्थ को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। क्या नंबर 2 पे कल्पना नहीं, नंबर 3 पे राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीय चेतना को क्या महत्व, और अनुभवों को क्या करना, साझा करना। क्या है इस कहानी की विशेषताएं। ठीक, अब इसमें देखते हैं प्रमुख कवि, क्या कहते हैं, प्रमुख लेखक। प्रमुख लेखक में हमारे कौन आए, नंबर 1 जो हमारी किताब में भी है, कौन है, भारतीय संस्कृत है ना, किसकी है, रामधारी। लेखक में रामधारी सिंह दिनकर, जिनकी रचना क्या है, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। तो क्या है हमारे रामधारी सिंह दिनकर, उनकी रचना क्या है, ईर्ष्या तू ना गई
मेरे मन से, मेरे मन से। ठीक। और नंबर 2 पे अज्ञेय क्या है हमारे, अज्ञेय क्या है, अज्ञेय क्या है, कहानीकार। यशपाल, जिनकी रचना क्या है, उपन्यास। उपन्यास में क्या है, झूठा सच। और नंबर 4 पे क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनकी प्रमुख रचना क्या है, कल्पतरु। हमारी क्या है, जैनेन्द्र, इनकी क्या रचना है, भूले बिसरे चित्र। भूले बिसरे चित्र। तो यह थे हमारे शुक्ल युग के विशेषता क्या है, शुक्ल के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, यह था रामधारी सिंह दिनकर, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। और इन्हें क्या बोलते हैं, रामधारी सिंह दिनकर को क्या बोलते हैं, राष्ट्र कवि भी बोलते हैं। ठीक, इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं हम राष्ट्र कवि। ठीक। उपन्यास यशपाल का झूठा सच उपन्यास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक। और हजारी प्रसाद द्विवेदी कल्पतरु ने लिखा है, कहानी लिखे हैं। और जैनेन्द्र ने क्या लिखा, भूले बिसरे चित्र। तो यह था हमारा शुक्लोत्तर युग के प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, इसके प्रमुख लेखक क्या हैं। ठीक। तो शुक्ल युग हमारे चैप्टर में था, और दूसरा क्या था, शुक्लोत्तर युग। ठीक। अब भारतीय युग कब से कब शुरुआत हुई उसको भी बता दिए हम। द्विवेदी युग में शुरुआत हुआ, उसके एक प्रमुख कवि के नाम बता दिए। ठीक। उसी द्विवेदी युग में कौन है हमारे, द्विवेदी युग में कौन है, एक चीज़ और जोड़ लेना, द्विवेदी युग में मैथिली शरण गुप्त। ठीक। इसी द्विवेदी युग में है मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त है, मैथिली शरण गुप्त। ठीक। तो यह था हमारा शुक्लोत्तर युग की विशेषताएं और शुक्ल युग की विशेषताएं। अब हम आगे देखते हैं गद्य की विधाएं क्या क्या हैं। ठीक। गद्य की विद्या नहीं है, विधा, विधा मतलब प्रकार। तो गद्य का कितना कितना प्रकार है, कौन कौन सा प्रकार है, कहानी क्या है, उपन्यास क्या है, रिपोर्टाज क्या है, यात्रा वृत्तांत क्या है, संस्मरण क्या है, रेखा चित्र क्या है, वो सब। तो सबसे पहले हमारा गद्य की विधाएं में क्या जाएगा, नंबर 1 हमारा निबंध। नंबर 1 पे क्या आ जाएगा, निबंध। तो निबंध किसे कहते हैं, निबंध हमारा कैसे होता है, विचार प्रधान। ठीक। हम लिखते नहीं, जैसे अभी हमारे मतलब हमारे पाठ्यक्रम में है कि नहीं गद्य, हमारे पाठ्यक्रम में है गद्य। गद्य की निबंध लिखना है कि नहीं, तो क्या करेंगे, निबंध लिखना, पर्यावरण पर निबंध लिखो, सामाजिक मुद्दे पर वो निबंध लिखो, और क्या कहते हैं, विज्ञान वरदान है एक अभिशाप है उस पर निबंध लिखो, विज्ञान हमारे लिए कितना लाभदायक है उसके बारे में लिखो, विज्ञान के अब तो क्या कहते हैं, प्लास्टिक का नुकसान कितना, प्लास्टिक के अपशिष्ट कितने नुकसानदायक उस पर लिखो। ठीक। तो उस पर जो हम निबंध लिखते कैसे लिखते हैं, वो विचार करके लिखते हैं ना, कि यहाँ पे मतलब इतना नुकसान करता है, इतना यहाँ पे इतना नुकसान करता है, कि इसका इतना फ़ायदा है, इसका उतना फ़ायदा है, कैसे लिखते हैं, सोच के लिखते हैं ना। तो क्या है हमारा विचार प्रधान। तो निबंध क्या है, विचार प्रधान। दूसरा क्या कहते हैं इसको, वर्णन प्रधान। वर्णन करते हैं कि नहीं करते हम, वर्णन प्रधान। नंबर 2 विवरण प्रधान, विवरण प्रधान। ठीक। अब किसी को कह दिया जाए कि मानव पर निबंध लिखो, तो कैसे लिखेगा, लोग लिखेंगे उसके 2 आँखें हैं, 2 पैर हैं, 2 हाथ है, 2 कान है, और क्या कहते हैं, 1 मुंह है। ठीक। अब उसके बॉडी के अंदर किडनी भी काम करता है, उसकी बॉडी के अंदर लीवर भी है, और क्या कहते हैं, हार्ट भी है, लंग्स भी है, मतलब फेफड़े भी हैं। तो ये सब क्या है, जो विचार करने के लिए विवरण दे रहे हैं नहीं रहे, किसी मानव पर अगर लिख रहे हो कि उसके बॉडी के पार्ट लिखो, तो कैसे लिखेंगे, इससे जो विवरण दे रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं, विचार करके लिख रहे हैं, इसे क्या बोलेंगे हम, निबंध। तो इसी को क्या बोलते हैं हम, निबंध। तो उदाहरण में कौन से लेखक, उदाहरण में बताए थे हम लेखक के नाम, नंबर रामचंद्र शुक्ल,
ने क्या लिखा है? चिंता मणि। और नंबर 2 पे अभी जस्ट लिखे थे गुलाब राय, क्या लिखे हैं? ठलुआ क्लब। ठलुआ क्लब। ठीक। अगर तुम्हें अच्छे से निबंध दो तीन शब्दों की कीवर्ड को याद, मतलब 2-3 शब्दों को मेन शब्दों को याद रहोगे तो उसे बढ़ा बढ़ा के विचार करके अच्छे सोच सोच के तुम अच्छे से लिख सकते हो। ठीक, क्योंकि सब कुछ कहानी की तरह अगर एक क्या कहते हैं, एक किसी पेज में 10 लाइन है, तुम 10 की 10 लाइन याद तो नहीं कर पाओगे। तो मेन बातों को अगर याद है तुम्हें, तुम उसको क्या कहते हैं अच्छे से लिख सके। मेन बातों की याद है और 2 कवि का नाम याद है, 2 या 2 लेखक का नाम याद है तुम्हें, तब तुम अच्छे से लिख सकते हो। ठीक, अब हम आगे देखते हैं हमारा दूसरा क्या है। नंबर 1 पे निबंध, नंबर 2 पे क्या है हमारा कहानी। कैसे होता है कहानी? कैसे ना, हम अपनी दादी से कहानी सुनते थे, नानी से कहानी सुनते थे, दादा से कहानी सुनते थे, नहीं सुनते थे? तो कहानी कैसे सुनते थे? वह कहीं से भी स्टार्ट कर देते, बोलते थे कि ये गांव में एक राजा रहता था, वो अपनी प्रजा की बहुत सेवा करता था, उसकी उनकी हर समस्याओं को समाधान करता था। तो क्या कर, राजा के बारे में बता रहे हैं ना, तो इसमें क्या होता है, किसी किसी चरित्र व्यक्ति या घटना के बारे में क्या करना, बताना। उसे क्या कहेंगे, उसे हम क्या कहते हैं, किसी चरित्र व्यक्ति या घटना के बारे में बताना क्या कहते हैं, कहानी। लेकिन कैसे, छोटे से भागों में। ठीक, छोटा सा, ये नहीं कि कहानी पूरा इतना बड़ा कर दे, महाकाव्य लिख दे, ऐसा नहीं। कहानी क्या होता है, कभी कहानी और उपन्यास में, अभी जस्ट उपन्यास बताएंगे। कहानी और उपन्यास में अंतर यही है कि उपन्यास में हम शुरू से लेकर अंत तक पूरी बातों को ध्यान देते हैं, पर कहानी में हम किसी का सिर्फ और छोटे से भाग को ध्यान देते हैं कि कोई घटना हुआ, उस घटना को क्या करेंगे, उसके छोटे से भाग को हम ध्यान देते हैं। ठीक, जैसे अब देखो इसी में हमारा नंबर 1 पे क्या आ जाएंगे, प्रेमचंद। प्रेमचंद ने क्या लिखा है, पंच परमेश्वर। पंच परमेश्वर। इन्हीं की एक कहानी और है, बूढ़ी काकी। और ममता। ममता कौन है, ममता नहीं, देखो छोटे से कहानी को लिया गया है, तो मतलब किसी चरित्र व्यक्ति या घटना के बारे में बताना, छोटे से भागों में क्या है हमारा। ऐसे ममता कौन लिखे हैं, जयशंकर प्रसाद। मित्रता कौन लिखा है, रामचंद्र शुक्ल। देखो, ममता कहानी को और मित्रता कहानी को, मैंने 2 कहानी को वीडियो के माध्यम से पहले से यूट्यूब पर डाल दिया है। ठीक है, तुम लोग क्या करो, चैनल को खोलोगे तो तुम्हें ममता जयशंकर प्रसाद शुक्ल और मित्रता रामचंद्र शुक्ल के बारे में मिलेगा, तुम लोग उस वहाँ से कहानी को पढ़ लेना। ठीक, अगर अब आगे हम गद्य को पढ़ाएंगे तो गद्य में क्या पढ़ाएंगे, गद्य में हम एक चीज़ पढ़ाएंगे कि जीवन परिचय कैसे लिखा जाता है, कवि का जीवन परिचय कैसे लिखा जाता है, तुम्हें मतलब किन किन व्यक्तियों का जीवन परिचय याद करना है, और जीवन परिचय कैसे लिखा जाता है, गद्यांश का संदर्भ कैसे लिखा जाता है, प्रसंग कैसे लिखा जाता है, और व्याख्या कैसे लिखा जाता है। ठीक, तो गद्य में यही 3 चीज़ बताऊंगी, क्योंकि मैं कहानी पहले से अपलोड कर चुकी हूँ। तुम लोग वहाँ से कहानी पढ़ लेना, यहाँ से मैं सिखा दूंगी कि गद्य कैसे लिखते हैं, संदर्भ कैसे लिखते हैं, प्रसंग कैसे लिखते हैं, व्याख्या कैसे लिखते हैं, और दूसरा मतलब किसी कवि के जीवन परिचय कैसे लिखते हैं। ठीक, अब हम तीसरा देखते हैं, उपन्यास। सबसे महान उपन्यास या क्या होता है, इसकी तुलना में बहुत बड़ा। ठीक, और क्या कहते हैं, चरित्र के या व्यक्ति के जीवन के बारे में, ये क्या कहता है,
तो ये उपन्यास करता है चरित्र के व्यक्ति के पूरे जीवन के बारे में क्या कहता है, पूरे जीवन के बारे में बताता है कि चरित्र का जन्म कब हुआ था, चरित्र कौन कौन सा संघर्ष किया, चरित्र के लास्ट में अंत में क्या क्या हुआ, तो उसके संपूर्ण जीवन के बारे में कौन बताता है, हमारा उपन्यास। उपन्यास में हमारा निबंध भी शामिल हो जाता है और कहानी भी शामिल हो जाती है और लघु कथा के माध्यम से बता सकते हैं। ठीक, तो क्या कहते हैं उपन्यास में अगर कोई चरित्र कहीं घूमने गया है तो यात्रा वृत्तांत के बारे में बता देता है। ठीक, तो क्या कहते हैं उपन्यास जो है वो क्या कहते हैं सभी विधाओं को शामिल करता है। गद्य की जितनी भी विधा होती है, चाहे कोई भी विधा, निबंध, कहानी, रेखा चित्र, यात्रा विधान, जितनी भी विधाएं होती है, क्या कहता है यह उपन्यास सभी विधाओं को शामिल करता है। ठीक, इसमें उदाहरण प्रमुख लेखक में कौन है, इसी प्रेमचंद हैं। प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास कौन है हमारा, सबसे महान गोदान। ठीक, अभी तुम लोग छोटे हो, मतलब क्लास 10 में अभी नहीं मिलेगा, लेकिन कभी लाइफ में इसको गोदान को जरूर पढ़ना। ठीक, अगर 10th का पेपर दे देना उसके बाद गोदान को एक मंगाना, उसको पढ़ना जरूर। हिंदी पढ़ने आता ही है, गोदान को एक बार 2 बार पढ़ना जरूर। ठीक, गोदान। ठीक, दूसरा है मन्नू भंडारी, क्या है इनका, महाभोज। ठीक, तो मन्नू भंडारी का महाभोज और प्रेमचंद का गोदान। इसी में क्या है, गबन भी इन्हीं का है। ठीक, अब नंबर 4 पे क्या देखते हैं, 3 हो गया, नंबर 4 पे हमारा क्या है, लघु कथा। लघु कथा यह क्या होता है, कहानी से भी छोटा। इसके प्रमुख कौन है हमारे, राजेंद्र प्रसाद, जिनकी कौन सी रचना है हमारे सिलेबस। लघु कथा क्या है, हम कहानी से भी छोटा होता है। क्या करते हैं, किसी भाग को लिए, कोई भी टॉपिक लिए, टॉपिक के बारे में उसको छोटे क्या करें, छोटे भागों में उसको लिख दिए, तो क्या कहते हैं लघु कथा कहानी से छोटा होता है। ठीक, राजेंद्र प्रसाद नंबर 1 क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, क्या है, राजेंद्र प्रसाद क्या लिखे हैं, भारतीय संस्कृत, जो हमारे सिलेबस में है भारतीय संस्कृत। ठीक, अब नंबर 5 पे देखते हैं हम, क्या है हमारा, भेंट वार्ता मतलब जब किसी से मिलने बारे में बताना। यादव, इन्हें क्या लिखा है, एक इंटरव्यू देखो, तो कहा निबंध क्या है, किसी भी टॉपिक पर विचार पूर्वक लिखना ही क्या है हमारा निबंध। अब कहानी किसी भी भाग के बारे में उसको लिखना, छोटे से भाग के बारे में लिखना। ठीक, किसी चरित्र की विशेषता के बारे में लिखना, कोई आदर्शवाद बातों को कहना। ठीक, और क्या कहना, उसके छोटे से भाग को लिखना ही क्या है हमारा कहानी से भी छोटा क्या होता है हमारा लघु कथा। और भेंट वार्ता क्या होता है, जब किसी से कहीं गए, क्या करें, हम कहीं पर गए किसी से मिलने के लिए, पर वहाँ पर गए, उनसे क्या क्या बातें हुई, कब मतलब कितने टाइम पर कब पहुँचे वहाँ पे, वहाँ से कब आए, उनके बारे में लिखना, तो क्या है हमारा भेंट वार्ता। ठीक, उसके बाद उपन्यास में सभी विशेषताएं होती हैं। कहानी से बड़ी होती है और उपन्यास में हमारा विचारपूर्वक लिखा भी जाता है। लघु कथा भी होता है कि अगर उपन्यास में किसी चरित्र कोई कहीं मिलने गया किसी से, उसके बारे में भी लिख देता है। तो भेंट वार्ता, लघु कथा हो गया, निबंध, कहानी, सब क्या होता है हमारा उपन्यास में ही होता है। हाँ, क्या होता है, देखो किसी भी रचना या लेख पर क्या करना, सकारात्मक और नकारात्मक बातों का क्या करना, मूल्यांकन। ठीक, मूल्यांकन क्या करें, आलोचना में क्या होता है, आलोचना गद्य की विधा है। अगर पूछे कोई आलोचना क्या है, इसमें गद्य की विधा है एक। ठीक, तो आलोचना में क्या होता है, कोई भी रचना लिए, कोई भी कवि किसी की रचना लिए, वो क्या उसको पढ़ेगा, उसको पढ़ने के बाद क्या करेगा, बताएगा कि यह लेखक इस टॉपिक पर बहुत अच्छा लिखा है, पर यहाँ पे क्या है, इसकी थोड़ी सी कमियाँ हैं। फिर
ठीक। तो जो उसकी कमियों को बता रहा है, उसकी अच्छाइयों को बता रहा है, जो कमी और अच्छाई को जो मिक्स मैच है, मतलब दोनों को मिक्स बता रहा है ना, कि इसकी अच्छाई भी यहाँ पे है, फिर इसकी कमी भी यहाँ पे है। जो उसकी अच्छाई और बुराई को बताता है, उसका उसे क्या कहते हैं, उसी क्या बोलते हैं हम, आलोचना। इसमें सबसे प्रमुख हमारे कौन है, सबसे प्रमुख हमारी कौन है, एक है रामचंद्र शुक्ल और दूसरे पे है हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक। तो आलोचना किसी रचना के बारे में उसकी सही से मूल्यांकन करना कि कहाँ पे अच्छाई है, कहाँ पे कमी है, उसको बताना ही क्या है हमारा आलोचना। ठीक। अब हम आगे क्या देखते हैं, नाटक। नाटक क्या हो जाता है, अभी जो हमारे घर में सब मम्मियाँ देखती हैं सीरियल क्या है, सीरियल हो गए, कोई भी मूवी हो गई, सब क्या है, वो सब तो नाटक ही तो है। और नाटक होता भी है, हम लोग क्या करते, ड्रामा करते हैं कि 15 अगस्त पर भी नाटक में रोल लेते हैं। तो सब क्या है, जो रंगमंच पर, मंच पर क्या कहते हैं, नाटक। पहले देखो, नाटक को रंगमंच या मंच पर दिखाया जाने योग्य रचना को क्या बोलेंगे हम, जो ऐसा लेख हो कि क्या उसे नाटक के माध्यम से किसी रंगमंच पर दिखा सके, उसे क्या बोलते हैं, नाटक। इसमें प्रमुख कौन है हमारे, सबसे प्रमुख हमारे कौन है, जयशंकर प्रसाद। इनकी प्रमुख नाटक कौन है, स्कंदगुप्त और कौन, चंद्रगुप्त, इसको हम बता चुके हैं। और नंबर 2 पे भारतेंदु का कौन सा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनका भारतेंदु हरिश्चंद्र का क्या है, भारत दुर्दशा। ठीक। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का क्या है, भारत दुर्दशा। ठीक। तो नाटक क्या है, जैसे नाटक के माध्यम से हम क्या करें, किसी रंगमंच पर खेल सके, उसे क्या बोलते हैं, नाटक। ठीक। अब हम देखते हैं एकांकी। एकांकी क्या है, महत्वपूर्ण घटना के बारे में बताना। ठीक। बड़ी सी रचना है, ठीक, बहुत बड़ी रचना है, पर उसकी जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है, बहुत ज़्यादा पूरी कहानी का जो केंद्र बिंदु है, उसी घटना के बारे में सिर्फ बताना ही क्या है हमारा, तो उसी को बोलते हैं हम एकांकी। ठीक। इसमें सबसे प्रसिद्ध हमारे कौन है, राम कुमार वर्मा। पर डिपेंड नहीं, मतलब मिलते जुलते हैं। जीवनी क्या है, हम किसी दूसरे के बारे में लिखते हैं, जैसे क्या कहते हैं, अगर हम किसी बड़े किसी राष्ट्रपति के बारे में लिखे या किसी व्यक्ति के बारे में लिखे, तो उसे क्या बोलेंगे, जीवनी। उसके जीवन के बारे में हम जब लिखते हैं। आत्मकथा मतलब स्वयं लिखना, जैसे मैं अपने ही बारे में स्वयं लिखूँ कि मेरा जन्म इतने समय में हुआ था, मैं मतलब क्या करूँ, मैं 2026 में 12th पास, या जिस समय में मैं क्लास 10th पास की, जिसमें 12th पास की, BA पास की, MA पास की, या MSc की, या BSc की, कुछ भी की, जो अपने बारे में मैं लिखूंगी तो क्या बताऊंगी मैं, कि मैं अपना आत्मकथा लिख रही हूँ। या मैं किसी के और बारे में लिखूंगी, उसे क्या बोले, उसकी जीवनी। तो किसी दूसरे के बारे में लिखना ही क्या है, जीवनी, और अपने बारे में लिखना ही क्या है, आत्मकथा। तो जीवनी मतलब क्या हो जाएगा, दूसरों के बारे में लिखना। और सबसे प्रमुख कौन है हमारे, गुलाब राय। और इसमें आत्मकथा स्वयं के बारे में लिखना। कौन है, हरिवंश राय बच्चन। ठीक। क्या है, नाटक क्या है, एकांकी क्या है, जीवन क्या है, और जीवनी क्या है, आत्मकथा है, सब समझ गए। अब हम आगे देखते हैं और भी विधा है। इसमें क्या करते हैं, पत्रों के माध्यम से क्या करना,
साहित्य, लोग पत्र के माध्यम से लिखते नहीं कि किसी को पत्र एक एक पत्र भेजेंगे तो क्या जो लोग पत्र साहित्य भी लिखते हैं। कुछ लोगों को शौक होता है, इसको देखो जिसका जो शौक है वो उसी हिसाब से काम करेगा। अगर किसी को पत्र साहित्य लिखने का मन है तो पत्र साहित्य लिखेगा। ठीक, डायरी, इसमें क्या है, जैसे प्रमुख कवि है मेरे, लोग डायरी नहीं लिखते कि मैंने आज इतना काम किया, मैं यहाँ पे आज इतने इस टॉपिक पे पहुँच गई, कल इस टॉपिक पे पहुँच जाऊँगी, पिछले मैं किस टॉपिक पे थी। तो जो अपने बारे में लिखते हैं डायरी पे, जो डायरी में रोज़ डेली लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, डायरी साहित्य। तो डायरी जो माध्यम से लिखना है क्या है हमारा, डायरी साहित्य। इसमें कौन है, मेरी कॉलेज डायरी, मेरी कॉलेज डायरी। एक रेखा चित्र और क्या, संस्मरण। ठीक, रेखा चित्र। ठीक, तो साहित्य को इस प्रकार लिखना कि क्या है, अगर पढ़ने वाला अपने मन में रेखा के माध्यम से क्या करे, चित्र के माध्यम से उस चीज़ को समझते जाए। ठीक, जैसे इसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन है, महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा। ठीक, रेखा चित्र क्या होता है, ऐसे लिखना कि पढ़ने वाला क्या करे, पढ़ने वाला स्वयं के मन में चित्र बनाता जाए। ठीक, इसे किसी को लिखना है, मैं गई दाएं, मैं अपने घर से सामने से निकली, जस्ट उसके बाएं तरफ मुड़ी, फिर उसके बाद मैं पहुंच गई अपने खेत में, फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं फिर उसके दाएं मुड़ी, दाएं पहुंचने के बाद मैं अपने पुराने घर के पहुंच गई, फिर मैं उसको सीधे चल जाते जाते उसके बाद मैं पहुंच गई अपने बाज़ार, बाज़ार से मैंने क्या लिया, सब्जी ली, फिर सब्जी कैसी थी, सब्जी हरे रंग की थी, फिर उसको लेने के बाद मैं फिर दाएं मुड़ी, फिर उसके बाद सीधा आते हुए मैं अपने घर पहुंच गई। तो इसको क्या, लेखक अपने मन में चित्र बना रहा है नहीं कि वह दाएं जाएगी फिर बाएं जाएगी। तो रेखा चित्र मतलब अपने मन में ही विचार करते रहना ही क्या है हमारा रेखा चित्र। तो एक सबसे रेखा चित्र में सबसे महान कवि कौन है, हमारी महादेवी वर्मा। ठीक, संस्मरण इसमें क्या होता है, स्वयं के अनुभव को याद करते हुए लिखना। ठीक, कि हमें कोई भी बात याद आते रही है तो हम लिखते जा रहे हैं। ठीक, हमें बचपन की बात याद है, बचपन की बात लिख दिए, फिर हमें कुछ समय बाद और आगे की बात याद हुई, आगे की बात लिख दें। तो सोचते हुए जाना, लिखते हुए जाना, उसे क्या बोलेंगे, संस्मरण। ठीक, यात्रा साहित्य, उसके बाद रिपोर्टाज। ठीक, यात्रा साहित्य, जैसे लोग कुछ घूमने का शौकीन होते हैं, जैसे कुछ लोग घूमने के शौकीन होते हैं जो घूमते घूमते जो साहित्य का निर्माण करते हैं, घूमने के बारे में कि मैं यहाँ पे यहाँ गया, मैं उसके बाद मैं रूस घूमने गया, मैं यूरोप घूमने गया, मैं भारत की हिमालय की यात्रा किया, मैं भारत के दक्षिणी भाग का यात्रा किया। तो जो यात्रा के बारे में लिखते हैं उसको क्या बोलेंगे हम, यात्रा साहित्य। इसमें सबसे महान कवि कौन है हमारे, राहुल सांस्कृत्यायन। और रिपोर्टाज में क्या होता है, रिपोर्ट के माध्यम से लिखना। ठीक, रिपोर्ट के माध्यम से। लोग कहते हैं पत्रकार कैसे होते हैं, पत्रकार लोग रिपोर्ट नहीं करते कि रिपोर्ट आज की ताज़ा खबरें है, तो रिपोर्ट के किसी रिपोर्ट की जानकारी देना ही क्या है हमारा रिपोर्टाज साहित्य। ठीक, रिपोर्टर के माध्यम से लिखना है, किसी रिपोर्टर के माध्यम से लिखना। जैसे आज की सनसनी खबरें है कि इस बिहार में गिरी 2 पुल। ठीक, यूपी की सड़कें 1 फीट नीचे धंस गई। ठीक, असम में आया बाढ़ जिसमें 1 लाख लोगों को, मतलब 1 लाख लोगों का घर हुआ प्रभावित। तो ये सब क्या है, रिपोर्टर के माध्यम से लिखना ही क्या
क्या है हमारा रिपोर्ट ताज़ा। यात्रा साहित्य किसी अपने अनुभव के बारे में लिखना, कहीं घूमने गए उसके अनुभव के बारे में लिखना ही क्या है हमारा यात्रा साहित्य। तो राहुल सांस्कृतिक ने कहा कि हमें सबसे ज़्यादा घूमना चाहिए, क्योंकि क्या है घूमने से हमारा विचार परिवर्तन होता है और हमें अलग अलग मतलब अलग अलग संस्कृति के बारे में पता चलता है, हमारा दिमाग और विकसित होता है, तो हमें घूमना ज़्यादा चाहिए। तो यात्रा साहित्य में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है हमारे राहुल सांस्कृतिक है। संस्मरण सोचते हुए लिखना, ठीक, इसमें भी महादेवी प्रमुख हैं। रेखाचित्र महादेवी वर्मा। डायरी मेरी कॉलेज डायरी जो हम डायरी के माध्यम से लिखते हैं, और पत्र साहित्य, तो कम से कम हम 16 के बारे में अच्छे से जान गए। ठीक, तो गद्य साहित्य क्या है, गद्य साहित्य शुक्ल युग क्या, शुक्लोत्तर युग क्या है, और क्या कहते हैं गद्य की विधाएँ क्या है। तो 16 विधाओं के बारे में अच्छे से जान गए। 16 विधाएँ मतलब उनमें से सबसे सबके दो, किसी के दो दो कवि के नाम जान गए जो इंपॉर्टेंट थे, और किसी के एक एक कवि के नाम अच्छे से जान गए। लगभग 16 कवि यहाँ पे हो गए। तो सबको गद्य साहित्य का लगभग 1.5 घंटे का वीडियो होगा। तो यार 1.5 घंटे वीडियो क्या करो तुम लोग 2 से 3 बार अगर अच्छे से देख लोगे तुम्हें पूरा गद्य साहित्य का ही अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक, और मैं गद्य साहित्य जो चैप्टर में है कहानी है, उसको क्या करें उसमें क्या हम 2 चीज़ सिखाएंगे, क्योंकि कहानी में पहले से अपलोड कर चुकी हूँ। तो ममता कहानी तुम लोग पढ़ लेना, और क्या कहते हैं मित्रता। उसके बाद मैं आज ही क्या करूँगी लगभग 3-4 कहानी का और कहानी अपलोड कर। तुम लोग कहानी पढ़ते रहना, क्योंकि कहानी पढ़ना सबको अच्छा लगता है, और सुन के पढ़ोगे तुम लोग को और अच्छा लगेगा। ठीक, जब वो कहानी को पढ़ लोगे तुम्हें समझ में आएगी कि कहानी के बारे में है क्या। उसके बाद मैं बता दूं कि व्याख्या कैसे लिखा जाता है, संदर्भ कैसे लिखा जाता है, प्रसंग कैसे लिखा जाता है, और किसी कवि का अगर जीवन परिचय लिखना है तो जीवन परिचय में क्या क्या लिखे, समझे, हेडिंग बना के लिखिए, हेडिंग में क्या क्या लिखें, तो उसको कैसे लिखते हैं उसको हम देखेंगे। ठीक, तो इस चैप्टर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक, तो गद्य की विधाएँ हो गई हमारी। अब गद्य का साहित्य हो जाएगा लगभग 2 दिन में। तो हमारा क्या हमारा गद्य का समाप्त हो, उसके बाद हम पद्य का स्टार्ट करेंगे। ठीक, थैंक यू सो मच। तो इस चैप्टर को मैं मतलब इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।